अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास चैप्टर टोटली ख़त्म होने वाला है, तो लास्ट 3 टॉपिक जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ मेमोरी हमारे पास एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर सिस्टम की जो इस्तेमाल करती है स्टैक की वजह से। स्टैक क्या होता है? आपके पास कतार किताबों का पड़ा हुआ है, टॉप से शुरू करेंगे तो फाइफो हो जाएगा, लास्ट से निकालेंगे ऊपर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में तो लाइफ होगा। जो चीज़ लास्ट में है वो पहले निकलेगी। Operation of a stack can be understood by viewing a stack of plates. In a stack of plates, the first plate is placed at the bottom, the next plate is placed on the top, the third करते करते ये पूरी कतारें प्लेट रिमूव होंगी वन एट अ टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो लास्ट प्लेट है वो प्लेस की जाएगी स्टैक के ऊपर, जो फर्स्ट है वो रिमूव हो जाएगी फॉलोइंग द सेकंड प्लेट। तो ये हमारे पास बेस्ड रजिस्टर लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है कि जो पैरेलल इन और पैरेलल आउट रजिस्टर जो कनेक्ट करते हैं एक साथ, पुश डाउन और पुश अप करते हैं। ठीक है। वो सारी आप कहानी पढ़ें। मेमोरी एक्सपेंशन, मेमोरी को मज़ीद बढ़ा देना। ये डिजिटल सिस्टम है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं रैम एंड रोम के अंदर। मेमोरी डिपेंड करती है स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर। कंप्यूटर रिक्वायर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, ठीक है, जो मेमोरी है स्टोर करती है मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेटा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, डेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम में डेटा भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाते हैं। यानी कंप्यूटर पार्ट, कंप्यूटर का जो हिस्सा है रैम रिजर्व होती है। ठीक है, रिजर्व का मतलब है कुछ हिस्सा उसके पास महफूज हो जाता है, ये इस्तेमाल कर रही होती है, ये बचा के रखती है कि ये फलां काम करने के लिए सिर्फ यही वाली मेमोरी, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगी। जैसे वो सपोर्ट कर सकती है वीडियो मेमोरी को। स्टैक एंड इनपुट और बफर्स, द रोम यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज relatively very small as it stored few bytes of code to boot the computer system on power up। अच्छा, ये जो रोम है ये बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोड इसमें स्टोर हुआ हुआ होता है जो बूट अप करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ के। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजिटल सिस्टम या डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशल एप्लीकेशन के लिए जिनके पास लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनफैक्ट जो टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन की उनके पास, अच्छा इनफैक्ट जो टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट है माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स की, वो मैट होती है ऑन बोर्ड रैम और रोम में, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी 300 ऑफ किलो बाइट्स होती है। कंप्यूटर एंड डिजिटल सिस्टम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि रैम को मेमोरीज को एक्सपेंड भी कर सकें जब जब हमें ज़रूरत पड़ती जाती है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। इंसर्टिंग एक्स्ट्रा मेमोरी, ताकि डेडिकेटेड मेमोरी, डेडिकेटेड का मतलब है जो सिंगल उसी कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद है या उसी कंप्यूटर के अंदर आई हुई है, और कोई भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। डेडिकेटेड का वैसे मैं अगर आपको मतलब बताऊँ, आपने कनेक्शन इंटरनेट का लगाया है, सिर्फ आपकी तरफ ही वो कनेक्शन जा रहा है, किसी नहीं। वो डेडिकेटेड लाइन से ये सिंगल है उसको ही जा रही है। ठीक है। डेडिकेटेड मेमोरी जिसकी जगह बनी हुई होती है, पहले से मौजूद होती है, उसको हम डेडिकेटेड मेमोरी बोलते हैं। टोटल अमाउंट मेमोरी की वो सपोर्ट करती है किसी भी डिजिटल सिस्टम, डिपेंड करता है साइज और एड्रेस पर, ये माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो प्रोसेसर के पास एक एड्रेस होता है 16 बिट का, फार्मूला 2 की पावर n है। एन 16 है, 2 × 16 करें 65,536। यूनिक एड्रेसेस को एक्सेस कर सकता है और अलाउ कर सकता है रैम, ये कम्बिनेशन ऑफ रैम एंड रोम को कितनी मेमोरी लोकेशन को एक साथ माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ सके। ये पॉसिबिलिटी इनिशियली इंक्रीज करते जाते जैसे जैसे साइज बढ़ता जाते हैं और ये रिमेन करती है फिर इसी तरह। ठीक है। ये तभी काम हो गया ना, 32 पे आ गया 65 से। रिमेनिंग मेमोरी स्पेस यूटिलाइज होती है बाद में जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है। इतनी लोकेशन, पहले इतनी लोकेशन आती हैं, फिर मज़ीद इतनी बच के आती हैं। इन दोनों को जमा करेंगे 65,536 आंसर आएगा। माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं वे सिस्टम में ताकि जो स्पेसेस ऑफ ऑर्डर हैं 2 × 32 एंड लार्ज और ज़्यादा बढ़ती जाए। तो ये सारी कहानी उसने बताई हुई है, एक दफ़ा पढ़ लें। मेमोरी मैप क्या है ये पढ़ते हैं। मेमोरी मैप किसी डिजिटल सिस्टम का ये बताती है कि टोटल स्पेस जो है किस तरीके से हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक्सेस करेंगे और बांटेंगे, ताकि जो एड्रेस स्पेस है वो रैम और रोम स्टैक एंड बफर वो ठीक तरीके से एक्सेस भी हो सके और बांटी भी जाए। ये मेमोरी मैप है। मेमोरी मैप कुछ देखा जा सकता है फिगर इतने में कि डिवीजन ऑफ वन, ठीक है, मीबी बाइट, मीबी बाइट इसे पढ़ेंगे मेगाबाइट में 1000 आता है, मीबी बाइट में 1024 आता है, जो कंप्यूटर के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था। 1 MB of address space into ROM, RAM for storage of data, RAM for storage of program code, backend space। अच्छा, कहता है कि जो रैम है वो स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल होती है, रैम और स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम कोड के लिए। बैकेंड को अपने पास स्पेस बचा के रखेगी ताकि वो इस्तेमाल हो फ्यूचर में और किसी स्टैक के लिए।
1 MB एड्रेस को जो स्पेस है वो 16 इक्वल ब्लॉक्स ऑफ 64 KB या KB में स्टोर किया जाता है, बांटा जाता है। तो फर्स्ट 64 KB या KB ब्लॉक है वो एक बेस एड्रेस रखता है, एक दो तीन चार 5 0 और एक एच जो रिजर्व होता है रॉम मेमोरी के लिए। ऐसे पहले एक ही काम है, वही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। A maximum 64 KB size of ROM chip can be connected in the memory space. If a smaller ROM chip is connected in the memory space, the remaining unoccupied addresses can be utilized in future to extend the ROM memory. तो ये स्मॉल रैम चिप कनेक्ट करेगी मेमोरी स्पेस के साथ, रिमेनिंग जो ऐसी स्पेस है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई हुई एड्रेस वो यूटिलाइज होगी फ्यूचर में, ताकि एक्सपेंड कर सके रॉम मेमोरी को और एक्स्ट्रा रॉम चिप के साथ कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट ब्लॉक रिजर्व किया जाएगा स्टोरेज के लिए और वो फिर रैम चिप में करेगा। बेस एड्रेस इसका ये है। और जो थर्ड ब्लॉक ऑफ 64 KB है वो इस्तेमाल होगा प्रोग्राम कोड को कनेक्ट करने में 64 बिट रैम चिप में। तो ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है, तो ये आप पढ़ेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। कहता है एक्सपेंडिंग डेटा यूनिट साइज, या आप पढ़ेंगे, नॉट माई ड्यूटी। अब जो 4 KB मेमोरी चिप्स में कनेक्ट करेंगे एक साथ 8 KB मेमोरी को, देयर बाय डबलिंग करेंगे टोटल मेमोरी। जितनी ज़्यादा लोकेशन डबल होगी उतनी ज़्यादा मेमोरी आपकी तेज़ होगी। ठीक है, एड्रेसिंग जो करते हैं 8 KB ऑफ मेमोरी, उनको 13 एड्रेस लाइन चाहिए होती है। जो पहले 12 होते हैं A0 से A11 तक, वो टू मेमोरी चिप्स में कनेक्ट होते हैं आपस में। जो डेटा लाइन होती हैं बोथ चिप्स की, वो भी जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो डेटा लाइन है वो आपस में बांटी हुई होती हैं। इसी वजह से जो एक साथ डेटा आता है रीड और रिटर्न को, वो फ़ौरन टू चिप्स में हो जाता है। जो सिलेक्टेड इस सिलेक्शन ऑफ टू मेमोरी चिप्स हैं वो CS सिग्नल से होती हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट मेमोरी चिप है वो मैप कर दिया जाता है 0 से 4 KB तक, और उसके सिग्नल जो है वो लॉजिक 0 भेजता है ताकि 1 वाली ऑटोमेटिकली जाके और 4 किलो से 8 तक चली जाती है, और नॉट गेट इस्तेमाल होता है ताकि सिग्नल हाई पे हो जाए। तो ये सारी इसमें कहानी समझेगी। वैसे देखो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, पढ़ेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। एड्रेस डिकोडर्स। अब जितनी मेमोरी चिप्स हैं उनकी फर्स्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की जा रही है एड्रेस 0 से। जो नेक्स्ट एड्रेस है वो हमारे पास सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन है, उससे अगला जो है सक्सेसिव होता है, ऐसे साइन किया जाता है सेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, तो मेमोरी लोकेशन जो है कनेक्ट की जाती है माइक्रो प्रोसेसर की सारे खास लोकेशन के ऊपर, जो बचाती है पेश करती मेमोरी मैप को और मेमोरी चिप्स को जो जुड़े हुए होते हैं मेमोरी चिप के ऊपर। स्टार्ट एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है बेस एड्रेस को, और उसके बाद आगे चलती जाती हैं लोकेशंस किस तरीके से सेंडिंग एड्रेस के बरक्स, तो बेस एड्रेस को देखते हुए। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है एक्सेस की जा रही है बेस एड्रेस, और नेक्स्ट एक्सेस लोकेशन एक्सेस की जा रही है बेस एड्रेस प्लस वन एंड सो ऑन। अब जब 8 KB मेमोरी इम्प्लीमेंट होती है हमारे पास, तो फिगर दिखा रहा है कि इतनी जो स्पेस है वो जैसे स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पर गई बेस एड्रेस का चेंज हुआ 0 0 से 1 फिर 2 एंड करते करते वो जहाँ तक जाता जाएगा, और इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। अब मेमोरी मैप और मैंने कन्फिग्रेशन कैसे होती है, 0 और 0 है तो CS 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 लिख देंगे। अच्छा, ये 1 2 3 कैसे पता चलेगा, यहाँ 1 लिखें यहाँ 2 लिखें, अब इनको ऐड करते जाएँ। 0 0 है तो ये 0 ही होगा, 0 1 है तो ये CS 1, अब आपको पता चले 1 के नीचे 1 था तो 1, अब 1 इधर है ये, और 1 1 है तो ये 3 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आई होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। मेमोरी रिकॉर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, जो सबसे आसान या बहुत ही बच्चों वाला तरीका है जिसे कह सकते हैं लॉजिक गेट के ज़रिए। एक और तरीका है जिसमें M×N डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बोर्ड डिकोडर हैं वो नीचे तस्वीर में दिखाया जा रहे हैं। लॉजिक बेस्ड एड्रेस डिकोडर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ फॉर नैंड एंड नॉट, और गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट, ये आपको याद हो, और गेट, नैंड और नॉट गेट। ये मैंने और कैसा लिखा, हमारे पास इंट्रोडक्शन टू FPGAs आते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस की जो बेस है वो प्रोग्रामिंग की ऊपर होती है, उसमें एंड और गेट एरे इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर भी पढ़ गए हैं। और इसका फंक्शन आता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म इस तरह होती है,
प्रोडक्ट आखिर में है ना उसको दरमियान में लिखने। अगर यहाँ POS होता पहले प्रोडक्ट होता है, दरमियान में साम चला जाता है, इसको उल्टा कर देते। ये आपने याद रखना। तो लॉजिक ब्लॉक आगे, लॉजिक एलिमेंट है। अच्छा ये लॉजिक ब्लॉक है ना, डेटा जो है कैरी इन यहाँ से आता है। अब डेटा फ्रॉम प्रोग्रामेबल इंटरफेस कनेक्ट करते हैं इन लाइनों से, तो ये यूं उसमें आता है क्लॉक या करंट स्टेट। सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कैस्केड लॉजिक, कैस्केड इसके अंदर जाएगा तो लॉजिक उसके मुताबिक जाएगा। फिर यहाँ से पहले ऊपर प्रोग्रामेबल सिलेक्ट होगा कि किसके साथ कनेक्ट करना है, और वो फ्लिप फ्लॉप किधर भी, और उसके बाद आखिर में कैरी आउट पे जाएगा, कैस्केड आउट हो जाएगा। ठीक है। अब ये लुकअप टेबल LUT है, जिसमें 4 इनपुट प्रोग्राम करती हैं लॉजिक फंक्शन जनरेटर को। अब इससे सबसे पहले आप SOP फॉर्म को फंक्शन बनाएंगे, और लॉजिक फंक्शन सच एड्रेसेस, एडर्स एंड कंपेरेटर्स। अब जब ये लट कन्फिगर हो जाएगा, एडर जो कैरी इन और कैरी आउट इनपुट्स हैं, वो आउटपुट को अलाउ करेंगे एडर एक्सपेंशन। ठीक है, एडर बढ़ जाएगा और कनेक्ट करेगा बाकी एडर के साथ। कैस्केड लॉजिक क्या करेगा, अलाउ करेगा वन लट को कैस्केड इसके साथ करने के लिए कीबोर्ड के साथ। अब जो दूसरे लॉजिक यूनिट है वो भी इसके साथ ही ले जाएंगे, जो अच्छा, जो दो प्रोग्रामेबल सिलेक्ट हैं। फर्स्ट प्रोग्रामेबल वो सिलेक्ट करेगा सिलेक्शन ऑफ कम्बिनेशनल फंक्शंस को, जो आउटपुट के साथ या एक डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के साथ। सेकंड है वो सिलेक्ट करेगा कम्बिनेशन फंक्शन को जो अलर्ट के साथ, रजिस्टर फंक्शन जो कि फ्लिप फ्लॉप आउटपुट के साथ जुड़े। अब क्लॉक क्लियर रीसेट स्टेट ऑपरेशन जो फ्लिप फ्लॉप के क्लियर या सिग्नल से जाएगा, और क्लॉक सिंक्रोनस सिग्नल हमारे पास आ जाएगा। ये जो डायग्राम है इसकी एक्सप्लेनेशन है ये। और इसने ये कैसे बनाया, लेट्स सी। 0 0 0 है ए। अच्छा, इसने एक ये वाली कंसिडर की है, एक ये वाली एक ही है। 0 0 है, ए पे भी 0 आएगा, बी पे 1 है, तो बी और सी बार प्लस। अब इस वाले पे हैं, अब इधर हमारे पास 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो ये बी बार आ जाएगा, और ये 1 है तो ऐसे भी सी आ जाएगा। फिर प्लस 3 1 है तो ये बी सी लग जाएगा। ठीक है, हमें हमेशा 1 वाली आउटपुट को देखना है, 0 वालों को हम ही कंसिडर करते हैं। खैर अगर 1 है तो नॉर्मल लगेगा, 0 है तो बार लगेगी ऊपर। ये भी है ऐसे ही है, इसको आप खुद बनाएं ताकि आपको तरीक़ेकार है। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर तो आप पढ़ लें, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो इसने बस ऊपर कहानी समझाई भी है। क्वांटाइजेशन एरर का इसने दिखाया हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं था। वी आउट डिवाइडेड बाय वी एन इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर आई। ये फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत लंबी बातें की हैं, वो बताने की नहीं है, फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये टेबल आप याद रखें, इसको पढ़ना है। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। जो मोस्ट कॉमनली यूज AD है कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग वैल्यूज़ को बाइनरी वैल्यूज़ में, वो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कन्वर्टर है। इसमें क्या होता है, आपके पास फिक्स कन्वर्जन टाइम होता है जो कि बहुत तेज़ होता है ड्यूल स्लोप AD कन्वर्टर से। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन कन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है फ्लैश कन्वर्टर के मुकाबले में। मेन कंपोनेंट आपके पास कन्वर्टर के नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट्स हैं, ये इनपुट सिग्नल है, और ये क्लॉक लगी हुई है। सारी डायग्राम समझाएगी, समझ लें। फिर हमारे पास एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर एरर आ जाते हैं। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर को हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑपरेशन देखते हैं। फर्स्ट एरर इनकाउंटर होता है कन्वर्जन के दौरान जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, मिसिंग कोड कहते हैं। दूसरा इनकरेक्ट होता है और एक ऑफ सेट होता है, भी इनको हम देखते हैं। अब जो ग्राफ था वो इलस्ट्रेट कर रहा था
मिसिंग कोड 1001 अल्टरनेटली इंक्रीज एनालॉग वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, मिसिंग कोड में क्या हुआ, जो आपकी वोल्टेज है वो ज़्यादा अप्लाई होगी और बाइनरी आउटपुट शो प्लॉट हुआ। अब इसके बाद स्टेयर केस आउटपुट शो भी ऑब्टेन, तो ये इंक्रीज कर रही होती बाइनरी वैल्यूज़ को। इसी तरीके से मिसिंग कोड को रिप्रेजेंट करना चाहिए था ये वाला, लेकिन उसने उस जगह ये रिप्रेजेंट किया। जैसे मिसिंग कोड का जो है फ्लैश इन्वर्टर की तरफ चला जाता है और इसकी फेलियर की वजह से कंपेरेटर फेल हो जाते हैं और एक प्रॉपर इनपुट नहीं दे सकता प्रॉक्सी एनकोडर को, और वो फिर सेम कोड एनालॉग वैल्यू 8 या 9 पे दे देता है जो पहले भी था। ये मिसिंग कोड था। इनकरेक्ट कोड जो है आउटपुट करेगा एडी कन्वर्टर को एक पर्टिकुलर बिट के फंसने की वजह से किसी भी लॉजिक वैल्यू पे। जैसे कि एक इनकरेक्ट कोड में आपके पास बिट थी सिग्निफिकेंटली वो स्टॉक होगी जीरो पे, अब वन हो ही नहीं रही, वो हमेशा के लिए जीरो ही रहेगी। एनालॉग वैल्यूज 2 3 6 7 10 और ये सारी आएंगे, बाइनरी आउटपुट 0 से लेकर 13 तक जाएगा। ये इनकरेक्ट कोड था। फिर ऑफसेट एरर के, ऑफसेट एरर हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है बाइनरी आउटपुट ऑफ एडी कन्वर्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटर एक्चुअल एनालॉग इनपुट सिग्नल वैल्यू को। कहने का मतलब ये है, एक इसमें वैल्यू बड़ी होगी एक्चुअल से और एक जो है वो इनपुट सिग्नल छोटी होगी। The error is due to a fault in the comparator circuit. The offset error can be compensated by adjusting the output with respect to the amount of offset error. ठीक है, कहते हैं कि जो ऑफसेट एरर है वो एक बाइनरी आउटपुट को वो दिखाएगा, उस पे होगा जो एडी कन्वर्टर है वो एक या बड़ी वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से छोटी इनपुट वैल्यू दिखाएगा। एरर होगा एक फॉल्ट आने की वजह से कंपेरेटर सर्किट में। ठीक है, तो एक फॉल्ट आया तो आपके पास ऑफसेट एरर आएगा। ऑफसेट एरर क्या होगा, कंपनसेट किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, एडजस्ट किया करने इस आउटपुट को विद द अमाउंट ऑफ ऑफसेट एरर, जो अमाउंट इसकी होगी उसके मुताबिक सेट किया जाएगा तो ऑफसेट एरर एडजस्ट हो जाएगा। मिसिंग एन इनकरेक्ट कोड हाउएवर कैन नॉट बी कंपनसेटेड। अब मिसिंग और इनकरेक्ट वाले को हम ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाले ठीक हो सकते हैं। ये तो आसान है। मैनिपुलेटेड इनपुट डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। अच्छा, ये जो हमारे पास है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका। बाइनरी वेटेड इनपुट डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर हमारे पास एक समर सर्किट है जो सम करता है इनपुट ऑफ करंट को और इसकी बाइनरी रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज आउटपुट में। अब ये जो बाइनरी वेटेड इनपुट मेथड है एक रजिस्टर नेटवर्क के साथ काम करता है। ठीक है, और जो इनपुट बिट्स हैं वो डिजिटल कोड्स होती हैं। जो बाइनरी है वो रजिस्टर को इनपुट के तौर पर दी जाती है। करंट फ्लो कर रजिस्टर के साथ जो इनपुट वोल्टेज है वो अप्लाई होती है हाई में, मतलब वन वैल्यू है, और जो करंट है वो रजिस्टर के ऊपर नहीं जाता, इनपुट वोल्टेज है लो मतलब ज़ीरो। जो मैग्नीट्यूड होता है करंट फ्लोइंग का वो एक रजिस्टर से डिपेंड करता है दूसरी वैल्यू रजिस्टर पे। टोटल करंट फ्लो करता है ईच रजिस्टर पे जो कि जुड़ जाता है या जाता जाता है फीडबैक देते हुए रजिस्टर आर एफ पे जो कनेक्ट किया हुआ होता है कि इसके दरमियान आउटपुट ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट ऑन ओ एफ पी एम पे। अब जो आउटपुट वोल्टेज है ओ पी एम डिटरमाइन किया जाता है, निकाला जाता है वोल्टेज ड्रॉप जब होता है आर एफ के साथ। अब इसने कुछ डायग्राम बनाई हुई है और ये उसने निकाल के दिखाई हुई है वैल्यू। फिर फार्मूला एक आएगा वो हम देख लेते हैं, ये आप पढ़ लें। आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। अब वी को हम करें तो आई आर हो जाएगा, आर को निकालेंगे तो आपके पास आई ओवर वी हो, बल्कि आई नहीं होगा, आर जब निकलेगा वी ओवर आई हो जाएगा। ठीक है, अगर फार्मूला मुझसे गलत भी हुआ खैर है, इसको आगे पीछे करके खेल सकते हैं। रेजोल्यूशन कहता है कि नंबर ऑफ बिट्स जो कन्वर्ट कर चुके हैं, और रेसिप्रोकल होता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, जो डिस्क्रीट स्टैक है, डिस्क्रीट मतलब है एक काम किया फिर थोड़ा सा टाइम रुके फिर किया, इस तरह गैप्स आ जाते हैं, फिर डिस्क्रीट कंटिन्यूसली मुसलसल करते ही जा रहे हैं, कोई काम आप रुकना नहीं है इसमें, आपने किया तो ख़त्म कर करेंगे। चीज़ें जो आप पढ़ाई में गैप्स लेते हैं, ठीक है, ब्रेक्स जिस तरह आती हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ फिर कुछ टाइम के बाद ब्रेक किया तो मेरे पास डिस्क्रीट की एग्जाम्पल है। एक्यूरेसी हमारे पास डीए कन्वर्टर डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है जो कि कंपेयर करती है एक्चुअल आउटपुट ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ।
लिनियरिटी हमारे पास बताती है आउटपुट ऑफ डी ए कन्वर्टर को जो स्ट्रेट लाइन किस तरीके से होगी जब बाइनरी वेरिएट करेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है। अब ऑफसेट एरर डिटरमाइन किया जाए हाई वोल्टेज आउटपुट ऑफ वोल्टेज पे, जैसे बाइनरी इनपुट सेट की जाती हैं 0 पे। मोनोटोनासिटी हमारे पास आउटपुट डिटरमाइन कर डिजिटल कन्वर्टर की जो कि इंक्रीजिंग एनालॉग वोल्टेज रहता है जो कि, ये सबसे पहली चीज़ है कि जो आउटपुट आपकी देगा वो एक इंक्रीजिंग एनालॉग वोल्टेज आउटपुट होगी जब आपके पास इनपुट वेरी करेगी मिनिमम और आउटपुट वैल्यू के साथ। जब अच्छा उसके बाद जब डीए कन्वर्टर आउटपुट करेगा लोअर वोल्टेज और प्रीसीडिंग आउटपुट पहले क्या करेगा, आउटपुट करेगा लो पिछले वाली, तो प्रीसीडिंग पिछले को कहते हैं, और जो लोअर वो अगली वाली होगी उससे, और ये एक एग्जिक्यूट करेगा नॉन मोनोटोनिक बिहेवियर। सेटिंग टाइम आइडियली जो डी ए कन्वर्टर होता है वो इमीडिएट रिजल्ट देता है एनालॉग आउटपुट को और कॉरस्पॉन्ड करता है इनपुट बाइनरी वैल्यू। अब डी ए कन्वर्टर हाउएवर टेक्स अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, इसका टाइम जो है कम मिकदार में होता है। ठीक है। और वो बाइनरी इनपुट भी करेगा। जो सेटिंग होती है ना टाइम की, वो कन्वर्ट की जाती है एक डिफाइंड टाइम कन्वर्टर पे और सेटल किया जाता है विद इन ±1/2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये चेंज ऑफर होता है इनपुट के अंदर। अज्यूम करें जो बाइनरी इनपुट है वो 8 बिट ये कन्वर्टर है, बस पे ये वैल्यू पड़ी है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.250 वोल्ट्स को। जो बाइनरी इनपुट चेंज होगी वो इससे इतनी जाएगी और रिप्रेजेंट कर रही है 250 मिली वोल्टेज को। आउटपुट ऑफ द डीए कन्वर्टर चेंजेस फ्रॉम 1.250 वोल्टेज टू 375 मिली वोल्ट। तो ±1/2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का इजाफा हुआ और फाइनली वैल्यू 20 मिली माइक्रो सेकेंड में तब्दील होगी और ये सेटिंग टाइम डी ए कन्वर्टर का 20 माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुझे इतने ज़्यादा मिल रहे हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।